हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे दीपक झा क्लासेस पे। आज जो हम नई सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं उसके अंदर हम देखेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। सॉरी फॉर माय वॉइस, थोड़ी मेरी वॉइस में दिक्कत होगी तो आप उसको थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। तो सबसे पहले जब हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में देखेंगे तो जो ये आपके सामने लिस्ट मैंने बना रखी है, हम इन सब को कवर करेंगे और इसमें पढ़ेंगे कि आखिरकार इनका काम क्या होता है और ये कार्य कैसे करते हैं। तो जो हम सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है आपका इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड। आप जैसे देख पा रहे होंगे इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड, तो हम यहाँ से आज स्टार्ट कर रहे हैं। और ये जो है आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इसकी हर रोज़ एक वीडियो आएगी और आपको इसमें बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो आप हमारे साथ बने रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि ये जो नॉलेज है ये आगे तक फॉरवर्ड हो और हर किसी के पास तक पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं अब हम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का। तो देखिए सबसे पहले क्या है इसके अंदर कि इसके अंदर जो है इसकी जो क्रिएशन हुई, इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट हुई वो हुई आपकी 27 दिसंबर 1945। 27 दिसंबर 1945 में इसकी क्रिएशन हुई, एस्टेब्लिश्ड हम बोल सकते हैं। तो देन इसके बाद जो है आपका इसका हेडक्वार्टर, वो आपको हेडक्वार्टर इसका देखने को मिलेगा वाशिंगटन डीसी, यूएस के अंदर। और इसके बाद जो आईएमएफ का कार्य होता है वो हम समझेंगे कि इनका कार्य क्या होता है, कि आईएमएफ का बना क्यों है, किस चीज़ के लिए बना था वो। तो आईएमएफ का जो मेनली काम है वो होता है आपका फोस्टर ग्लोबल मॉनेटरी कोऑपरेशन। दो देशों के बीच में, या मान लीजिए सॉरी, दो देशों के बीच में या फिर दो से अधिक इंटरनेशनल लेवल पे कोऑपरेट करना, एक कंट्री को दूसरे देश के साथ कोऑपरेट करना। सो ये होता है इनका काम। सेकंड, दूसरी बात जो है सिक्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को सिक्योर करना, एक स्थिर बना के रखना फाइनेंशियल को। देन इसके बाद फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड में कोई दिक्कत ना आए। प्रमोट हाई एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट पूरे वर्ल्ड में हर जगह प्रमोट करने का इनका एक काम होता है। देन इसके बाद सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ। आप लोगों को सस्टेनेबल का मतलब पता होगा, जो ऐसा हमारे पास रिसोर्स है जो इन द फ्यूचर ख़त्म हो सकता है, लेकिन हमको उसको ऐसे यूज़ करना है कि वो आने वाली जनरेशन भी यूज़ कर सके, तो उसे बोला जाता है सस्टेनेबल। तो सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ को। देन इसके बाद रिड्यूस पॉवर्टी, गरीबी को कम करना, गरीबी को भी कम करने का इन लोगों का कार्य होता है। तो आई होप आपको यहाँ तक ये समझ में आ गया होगा कि इनके क्या कार्य हैं। देन इसके बाद है आपका इसके बाद है आपका आईएमएफ की प्राइमरी पर्पस। इनका प्राइमरी पर्पस आखिरकार क्या है काम का। तो देखिए सबसे पहले स्टेबिलिटी ऑफ इंटरनेशनल, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया था, स्टेबल करना मॉनेटरी फंड को या मॉनेटरी सिस्टम को स्टेबल करके रखना। देन सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट। अब आपको पता होगा कि जो एक्सचेंज रेट होता है, कि जैसे कि मान लीजिए $1 इज़ इक्वल टू आज के टाइम पे, मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता बट मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ कि आज के टाइम पे जैसे $1 इज़ इक्वल टू 70 रुपीज़। तो ये एक्सचेंज रेट कौन करता है, तो ये कार्य इन्हीं का होता है। देन वैसे वो डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंडेड होता है। तो इसके बाद इंटरनेशनल पेमेंट दैट इनेबल कंट्री। इंटरनेशनल पेमेंट, आपको पता है कि जब हम किसी दूसरी कंट्री में जाते हैं तो वहाँ पे हमें क्या करना होता है, हमें वहाँ पे जाकर अपनी करेंसी को कन्वर्ट करना होता है। ऐसे ही हम कोई सामान जब ले रहे होते हैं, एक कंट्री जब दूसरे देश से कोई सामान लेती है तो उसको उसके देश की करेंसी देनी पड़ती है। जस्ट लाइक मान लीजिए मैंने यूएसए से लिया तो मेरे को वहाँ का डॉलर देना पड़ेगा जब मैं वहाँ से कोई सामान परचेज़ करूँगा। तो ये काम जो होता है एक्सचेंज का, ये काम होता है आईएमएफ का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और आगे देखते हैं। अब देखिए, वैसे मैंने पीछे बता दिया आपको रोल, बट यहाँ पे भी एक बार देख लेते हैं हम रोल के बारे में। तो देखिए आज के टाइम पे आईएमएफ फोकस करता है लोन देने में कंट्रीज़ को जिनकी फाइनेंशियल क्राइसिस हो चुकी है। फाइनेंशियल क्राइसिस का मतलब कि उनकी हालात जो है वो काफ़ी नाजुक है। नाजुक मतलब कि पैसे नहीं है उन कंट्री के पास, वो लोन भी बेयर नहीं कर सकते किसी और कंट्री से। तो ये काम जो होता है वो आईएमएफ का होता है। देखिए अब इन्होंने ये बोला है कि 3 मेन टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस, 3 तरह के होते हैं जो फाइनेंशियल क्राइसिस होते हैं। पहला है आपका करेंसी, दूसरा बैंक एंड तीसरा फॉरेन डेब्ट। देखिए करेंसी क्राइसिस का मतलब ये होता है कि हमारी देश की जो करेंसी है वो डे बाय डे इंक्रीज़ होती जा रही है। $1 इज़ इक्वल टू मान लीजिए 70 आ जाए तो 10 दिन बाद 80, 90, 100, तो ये क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। तो हमारी करेंसी की जो वैल्यू है वो डे बाय डे
कमज़ोर होती जा रही है, और जब कमज़ोर होगी तो ये हमारे देश के ऊपर इम्पैक्ट डालेगी। तो ये पहला पॉइंट था आपका करेंसी क्राइसिस। देन इसके बाद लग रहा है साउंड कुछ ज़्यादा ही। सेकंड पॉइंट जो है आपका, वो है आपका बैंक क्राइसिस। बैंक क्राइसिस का मतलब ये होता है कि जो बैंक है वो पूरी तरीके से एनपीए हो चुके हैं। एनपीए का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए पैसे आ नहीं रहे हैं। एनपीए का मतलब कि किसी पर्सन ने पैसे लिए, जैसे कि नीरव मोदी जी भाग पैसे लेके चले गए, विजय माल्या जी चले गए। तो जब ये पैसे लेके चले गए और इन्होंने जो लोन लिया था उसको रिटर्न नहीं किया, तो ये होता है आपका एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। बैंकों के पास वो पैसे वापस नहीं आए तो बैंक क्या होगी, डे बाय डे, तो नॉर्मल सी बात है वो लोग के पास होगा नहीं कि वो लोग रिटर्न कर सके या मान लीजिए आगे इन्वेस्ट कर सकें। तो ये होता है बैंक क्राइसिस। दैन इसके बाद फॉरेन डेब्ट क्राइसिस। फॉरेन डेब्ट क्राइसिस का मतलब ये होता है कि हमारे पास रिज़र्व नहीं है। रिज़र्व का मतलब कि हमारे पास मान लीजिए हम अगर यूएसए से सामान कोई परचेज़ कर रहे हैं तो अब हमें डॉलर देना पड़ेगा, तो हमारे पास ना डॉलर है नहीं। अब जब डॉलर नहीं है तो हमें अपने देश की वैल्यू वहाँ पर जमा करवानी पड़ेगी बदले में डॉलर लेने के लिए। तो ये क्या होता है, फॉरेन डेब्ट क्राइसिस। तो आई होप आपको ये तीनों पॉइंट समझ में आ गए होंगे। तो मैंने जैसे कि बोला, अब मैं एक बार और रिवाइज़ करवा देता हूँ आपको कि आईएमएफ का फोकस जो होता है वो लोन देने में होता है कंट्री को जो कि फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रही होती है। ठीक है। देन इसके बाद 3 तरह के होते हैं फाइनेंशियल क्राइसिस। जो पहला है आपका वो है आपका करेंसी क्राइसिस, दूसरा है आपका बैंकिंग क्राइसिस, एंड तीसरा है आपका फॉरेन डेब्ट क्राइसिस। तो आगे बढ़ते हैं अब हम, और इसमें देखते हैं हम लोग कि आईएमएफ में जो टोटल मेंबर होते हैं वो हैं आपके 184 मेंबर कंट्रीज़। बट सबके पास इक्वल पावर नहीं होती है। हम ये बोलेंगे कि सबके पास इक्वल पावर है, तो वो इक्वल पावर नहीं है। जैसे कि आप यहाँ पे पीपीटी में देख पा रहे होंगे, दे डू नॉट इंजॉय एंड इक्वल से, तो सबके पास इक्वल पावर नहीं है। देन इसके बाद जो इक्वल पावर की हम अगर बात करें तो टॉप 10 कंट्रीज़ ऐसी हैं जिनके पास सिर्फ उन्हीं के पास 55% वोट्स हैं। ठीक है। देन उसके बाद यूएसए है, जो यूएसए के पास अकेले 17.4% वोटिंग राइट्स हैं। जो वोटिंग राइट्स हैं वो सबसे ज़्यादा यूएसए के पास है। देन इसके बाद एक एग्ज़ाम में जो आपके नॉर्मल सी बात है आ सकता है, पूछ सकता है आपसे, वो ये पूछते हैं कि आईएमएफ क्या पब्लिश करती है, कौन कौन सी रिपोर्ट पब्लिश करती है। तो एक बार रिपोर्ट को आप देख लीजिए, जैसे कि WEO, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, GFSR, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, दैन इसके बाद फिस्कल मॉनिटर। जो ये तीनों पॉइंट है ये आप प्लीज़ याद रखिएगा, आपके अपकमिंग एग्ज़ाम जो भी होंगे SSC UPSC इसमें ये पूछ लिया जाता है। सो आई होप, मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, और मेरे साउंड के लिए मैं आपसे फिर से एक बार माफ़ी मांगता हूँ क्योंकि साउंड जो था वो मेरे को भी पता है। सो देन इसके बाद आईएमएफ की ये जो है ये देख लीजिए आप मैप के थ्रू कि कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जो इंक्लूडेड हैं 189 कंट्रीज़ में। दैन उसके बाद कहाँ से कितने पैसे आते हैं, तो ये आपके लिए है जो मैंने एक मैप लगाया है, आईएमएफ एंड रीजनल फाइनेंशियल अरेंजमेंट मेंबर, आप देख लीजिएगा। देन इसके बाद थैंक यू सो मच। आप भूलिएगा मत लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड कमेंट करना। ठीक है, थैंक यू सो मच। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। थैंक यू।